चलिए हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में और पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में हमने पिछली कक्षा में अपनी समझा था। दिक्पात या दिक्पात का कोण, नमन कोण या आनति, एंगल ऑफ डिप एंड डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, नमन कोण को बोलते हैं डिप और इसे बोलते हैं डिक्लिनेशन। डिप को इनक्लिनेशन भी बोलते हैं, आनति, इनक्लिनेशन, झुका हुआ। इनक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव या झुका हुआ। ठीक, तो पृथ्वी के तल पर क्षैतिज से चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जितने कोण पर झुका हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? नमन कोण। बन गई परिभाषा। इससे पिछली क्लास में मैंने बताया, सारी बातें बताई मैंने। ठीक, चलिए अब इस पर एक उदाहरण है छोटा सा, उदाहरण संख्या 5-9 उसे करते हैं। उदाहरण संख्या है 5-9। चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण 5-9 और कहाँ से? NCERT से। ओके। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव 0.26 गॉस है एवं नमन कोण 60 है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बड़ा सरल सा सवाल है। देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक होते हैं। मान लीजिए इसे मान लें पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BE। ये जो घटक होता है इसे बोल देते हैं BH, और ये है नमन कोण, इसे बोल देते हैं थीटा, और ये है ऊर्ध्वाधर घटक, इसे बोल देते हैं BV, और BH का जो मान होता है वो होता है BE cos थीटा। तो यहाँ पर क्षैतिज घटक का मान दिया है 0.26 गॉस, 0.26 गॉस, और BE का पता नहीं और इसका मान दिया हुआ है cos 60। नमन कोण जो है कितना है? 60 है। तो कितना आ जाएगा BE का मान? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना आ जाएगा? 0.52 गॉस। ध्यान रहे ये गॉस है, अगर एक गॉस बनाएंगे तो ये होगा 10⁻⁻4 टेस्ला। यानी कि अगर टेस्ला में उत्तर देना चाहें, यानी कि जो सही यूनिट है, SI मात्रक है, वो क्या है? टेस्ला। और ये गॉस क्या है? ये गॉस है CGS मात्रक, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति के अनुसार। ठीक, तो जो दिया था हमारे पास, हमें गॉस में दिया था, हमने उत्तर भी गॉस में बता दिया। अगर बदलना चाहें आप इसको बदलें, बदल के निकाल लें, बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला टॉपिक आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इम्पॉर्टेंट बात है। चुंबकों के बारे में क्या क्या बातें परिभाषित होती हैं। ये है NCERT के मुताबिक 5 नंबर का बिंदु। ठीक, चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता। ठीक, चुंबकों के बारे में जो परिभाषाएं हैं
वो परिभाषाएं किस प्रकार दी जाती हैं, इस बात पर यह टॉपिक है। सबसे पहली बात करते हैं चुंबकीकरण या चुंबकन। तो पहला उदाहरण क्या लेंगे ना, पहली परिभाषा क्या लेंगे, चुंबकन। ठीक, चुंबकन क्या है? देखिए, अगर कोई चुंबकीय पदार्थ है, यानी जिस पदार्थ में चुंबक पैदा हो सकती है, जिस पदार्थ में जो पदार्थ चुंबक बन सकता है, कुल मिलाकर चुंबकीय पदार्थ, जैसे हम कहते हैं लोहा, और भी होते हैं, बात करेंगे अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, कुल मिलाकर सीधी सी बात यह है कि जिस पदार्थ में चुंबक बन सकती है या जो पदार्थ चुंबक में या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रभावित हो जाता है, ठीक, तो उसमें यह गुण है। अब मान लीजिए कोई चुंबक बनता ही नहीं है, चुंबक से किसी को लेना देना नहीं है, तो उस पर इसकी परिभाषा देने से कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ इसकी परिभाषा होती भी नहीं है, बनाते भी नहीं हैं हम। तो चुंबकन क्या है? चुंबकन कहते हैं कि अगर कोई चुंबक मान लें आप, अगर कोई चुंबक मान लें आप, कैसी चुंबक? कोई छड़ चुंबक मान लें अगर आप। देखिए, ये छड़ चुंबक मानी मैंने, ये है छड़ चुंबक। ठीक, तो इस छड़ चुंबक का एक द्विध्रुव आघूर्ण होगा, और इसमें अगर नॉर्थ और साउथ मान लें तो यहाँ इसकी जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो होगी QM प्लस में, और इसकी होगी QM माइनस में। ध्यान रहे, ये जो Q है ये आवेश नहीं है, ये मैंने बताया था पिछली कक्षा में, मैंने इसको M लिख दिया था। पिछली कक्षा में मैंने बताया था, इसको M लिख दिया था मैंने। QM भी मान सकते हैं, NCERT के मुताबिक जो ध्रुव है पर चुंबकीय शक्ति है, क्या है, जो ध्रुव की चुंबकीय शक्ति है उसे क्या बता रहा, QM बता रहा है। N वाले की प्लस बता रहा है और S वाले की माइनस बता रहा है। बिल्कुल दो आवेशों की तरह, जिस तरह विद्युत द्विध्रुव में एक प्लस का पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, बिल्कुल उसकी तरह माना हुआ है। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषित हो जाता है अगर इन दोनों के बीच की दूरी को मैं क्या मान लूँ, बताओ क्या मानते थे अपन? इसको मानते थे अपन, बीच की दूरी को हम मान लेते थे 2L, क्योंकि केंद्र से हम दूरी माना करते थे, L एक तरफ L एक तरफ, 2L। तो इसका क्या परिभाषित हो जाएगा? इसका हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण, ये इसका परिभाषित हो जाएगा। और उसको क्या लिखते हैं यहाँ पे इस परिभाषा में, उसको इन्होंने लिखा हुआ है M नेट। M नेट मतलब कुल, नेट कहते हैं कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ऐसा मान सकते हैं। ये हो जाएगा 2QML। याद रहे, ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ है। ये है दिशा किसकी? ये है M नेट की दिशा, M नेट। हाँ शाबाश, अब लिखता हूँ, देखो ये है M नेट की दिशा, यानी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक हो गया, सदिश राशि बन गई। कह रहा है अगर हम चुंबकन को परिभाषित करना चाहते हैं इस चुंबक के ऊपर, या तो हमारे पास चुंबक हो या हमने किसी को चुंबक जैसा मान लिया हो, जैसे कोई परिनालिका है हम उसको चुंबक जैसा मान लें, या कोई वृत्तीय लूप है हम उसे चुंबक जैसा मान लें, उसके नॉर्थ और साउथ पोल चुंबक जैसे बना लें, है ना। तो या तो चुंबक हो या कोई चुंबक जैसा माना गया हो, सीधी सी बात यह है। लेकिन यहाँ पर इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं कि भाई चुंबक हो, मान लिया, मानने में कोई बुराई नहीं, मान के लगा ले कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगा, ठीक है बात सारी बातें। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि चुंबक हो, मान लीजिए हमारे पास कोई मैग्नेट हो, हमारे पास छड़ चुंबक हो, तो उसके बाद इसका जो चुंबकन परिभाषित होगा वो क्या होगा? वो होगा M नेट बटे कुल आयतन। V क्या है? चुंबक का आयतन। V क्या है? चुंबक का आयतन। ऐसे अब देखिए, चुंबक का आयतन किस बात पर
बनेगा। कैसे बनेगा? कहता है जी ये चुंबक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और ये इसकी लंबाई है, तो ये बन जाएगा आयतन। ये आयतन बन जाएगा, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुना लंबाई जो है वो क्या बन जाएगा? चुंबक का आयतन बन जाएगा। उस चीज़ को यहाँ रख देते हैं इसमें, तो क्या हो गया फिर? चुंबकन क्या हो गया? चुंबकन को क्या लिखते हैं? बड़ा एम लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रहे। ये बड़ा एम हमने पहले द्विध्रुव आघूर्ण को भी लिख दिया था। तो प्रतीक बदलते रहते हैं, प्रतीकों के हिसाब से नहीं याद करना। प्रतीक तो अपनी मर्जी के भी लगा सकते हो तुम, कोई बात नहीं है। तो चुंबकन जो है वो कितना हो गया? वो हो गया एम नेट। एम नेट ये रहा, देखिए 2qml, और आयतन ये रहा A2l। तो देखिए 2l कटेगा ऐसे। तो चुंबकन यानी m जो है वो परिभाषित हो गया qm/A। ठीक, एम्पियर प्रति मीटर क्या बनेगा? इसका मात्रक ध्यान रहे, एम्पियर प्रति मीटर इसका मात्रक बनेगा। ठीक, कैसे बनेगा? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है ये वाला, ये होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब इसमें एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर में नीचे अगर इसे आयतन से भाग कर देंगे आप, तो मीटर नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि आयतन में क्या होता है? घन मीटर होते हैं। तो एम्पियर प्रति मीटर इसका जो है आपका मात्रक बनेगा। बात पक्की हो गई? तो ये परिभाषा को याद रखेंगे। ठीक, यानी चुंबकीय ध्रुव की जो शक्ति होती है, अगर उसको चुंबक के अनुप्रस्थ काट से भाग करें तो क्या मिलता है? चुंबकन। ठीक, यानी प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर चुंबकीय ध्रुव की शक्ति क्या मिल गया? चुंबकन। ठीक, चुंबक का ये गुण परिभाषित होता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इन चीज़ों को का इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरी परिभाषा चुंबकन के अलावा हमारे पास और होती है, जिसे कहते हैं चुंबकीय तीव्रता। ये परिभाषित हो गया। अब करते हैं चुंबकीय तीव्रता। दूसरी परिभाषा बनाते हैं। चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता परिभाषित होगी परिनालिका में। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र सूत्र के अनुसार B ये होता है μ0 Ni। ठीक, यहाँ पर जो Ni है, ये वाली जो चीज़ है, ये इसे कहते हैं चुंबकीय तीव्रता। यानी H जो होता है वो होता है Ni। क्या बताया इसको? चुंबकीय तीव्रता। इसको चुंबकीय तीव्रता क्यों बताया? इसको चुंबकीय तीव्रता क्यों बताया? क्योंकि कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा परिनालिका के अंदर, वो इसी यही बताएगी। क्यों? क्योंकि ये μ0 क्या है? ये तो नियतांक है, ये तो वही रहेगा। तो इसलिए चुंबकीय तीव्रता इसको परिभाषित कर दिया गया। मात्रक इसका क्या होगा? ठीक, देखिए ये है प्रति मीटर और ये है एम्पियर, क्योंकि ये क्या है? एकांक लंबाई में चक्करों की संख्या। तो क्या बन जाएगा इसका मात्रक? इसका मात्रक बन जाएगा एम्पियर प्रति मीटर। सेम चीज़ आ जाएगी बिल्कुल। ठीक, चलिए अब इन दोनों परिभाषाओं को का पूरा हो जाने के बाद अब दूसरी चीज़ आती है। अगर परिनालिका के अंदर कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बदल जाता है। अगर कोई लोह चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए तो बहुत बढ़ जाता है। अगर कोई अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय है तो थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। कुल मिलाकर हम ये मान लें, हम ये सोच बना लें कि अगर कोई लोह
चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए यानी लोहा रख दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है, बढ़ जाता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए, यदि लोह क्रोड को परिनालिका के अंदर रख दिया जाए, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, कितनी बढ़िया मज़ेदार बात है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो B है वो तब है जब उसमें कुछ नहीं है, तो इसे क्या बना लूँ, इसे बना लूँ B0। ठीक, क्या है परिनालिका में, यहाँ परिनालिका में कुछ नहीं है, यहाँ है निर्वात या वायु, हम कह सकते हैं निर्वात या वायु, कोई माध्यम नहीं है, कोई लोहा नहीं है इसके अंदर, ये बात तब है। और जब लोहा रख देंगे तो कहता है अब B बनेगा, क्या बनेगा, कहता है ये तो रहेगा ही और बढ़ जाएगा, और मात्रा बढ़ जाएगी, तो B0 प्लस Bm हो जाएगा। B0 यानी जो पहले से था वो रहेगा और उसमें कुछ बढ़ जाएगा। कहता है जो B बढ़ेगा, लोहे के कारण जो B बढ़ा है, कहता है ये समानुपाती होगा उसी के जो पहले था, ये जो पहले था उसी के समानुपाती होगा। यानी अगर किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें जो पहले से हो, तो उसमें जो नया चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो पुराने वाले के समानुपाती होगा, क्योंकि उसी के कारण वो उत्पन्न हुआ। मान लीजिए मेरे पास लोहा है, सपोज मेरे पास ये लोहा है, सपोज ये लोहा मेरे हाथ में है, मैं इसे कहीं भी रख लूँ तो इसमें चुंबक नहीं बनेगी। अगर मैं इसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दूँ तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, इसमें चुंबक आएगी। तो इसमें चुंबक आने का जो कारण है वो है चुंबकीय क्षेत्र जिसमें इसे रखा गया। बात को समझे, इसमें लोहे में चुंबक बनने का कारण है वो चुंबकीय क्षेत्र जिसमें इसे रखा गया। कहता है इसमें जो चुंबकत्व आता है वो जिसमें रखा गया उसी के समानुपाती होता है। तो सीधी सी बात यह हो गई कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसे कि ये समानुपाती होता है किसके, इसी के, तो क्या बन जाएगा मामला, सीधे सीधे लिख दो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। B0 प्लस काई B0, ठीक, यानी ये भी इसी के समानुपाती होगा। ये जो चाई काई लिखा है तुमने, ये इसे क्या कहते हैं, प्रवृत्ति, इसे कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये जो काई है इसे क्या कहते हैं, देखो याद रहेगा, इसे कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति है ये, लोहे की, जिसको रखा था। अब इस चीज़ पर अगर विचार करें तो देखो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया, B0 प्लस काई B0 हो गया, ठीक। अब यहाँ से इधर चले आते हैं, बिल्कुल एक नई परिभाषा बनाएंगे। ठीक, चलिए, तो B जो हुआ वो हुआ B0 1 प्लस चाई, ठीक। अब ये जो B0 है ये क्या है, μ0 H लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है μ0 H, ठीक। चलिए इसको लिख सकते हैं, इस B को इसे लिख सकते हैं μ0 H 1 प्लस चाई, ठीक। अब ये जो B है ये कितना है, कहता है जी जो कुल चुंबकशीलता है ये क्या है, यह निर्वात की चुंबकशीलता, जो कुल चुंबकशीलता बनी है वो कितनी है, यानी निर्वात में परिनालिका में लोहा रख दिया तो अब इस माध्यम की, जिस माध्यम में लोहा है
इसकी जो चुंबकशीलता बनी वो कितनी बनी, कहता जी उसको म्यू लिखो, माध्यम की म्यू, निर्वात की म्यू नॉट, और इसे बना दो म्यू एच, म्यू नॉट एच 1 प्लस टाई ई। ठीक, क्योंकि ये जो H है ये Ni है, ये है Ni। ठीक, तो कुल मिला के जो कुल चुंबकशीलता है वो लगा दी गई इस जगह पे, B की जगह पे। जब कुछ नहीं था, ये हवा थी, तब म्यू नॉट Ni था, अब लोहा भर गया, अब म्यू Ni हो गया, ये Ni है तो H कट गया। देखो तो ये हो गया म्यू बटे म्यू नॉट, ये हो गया 1 प्लस टाई। कहते हैं ये जो अनुपात है चुंबकशीलता माध्यम की बटे चुंबकशीलता निर्वात की, इसे कहते हैं म्यू आर 1 प्लस काई ई, इसे कहते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। क्या नाम बन गया इसका, आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक, और यहाँ एक बात स्पष्ट हो रही होगी कि ये जो 1 नंबर है ये किसके लिए, निर्वात के लिए। और कितना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा, कौन बता रहा है, ये क्या ये बता रहा है इस चीज़ को कि कितना बढ़ गया, क्योंकि जितना बढ़ गया देखो यहाँ लिखा हुआ था मैंने, जो बढ़ गया वो यहाँ लिखा हुआ था मैंने। ठीक, तो सूत्र बन गया किसमें, जो चुंबकीय प्रवृत्ति है जिसे तुम कह रहे हो चाई, उसमें और अपेक्षिक चुंबकशीलता में क्या संबंध है, ये सूत्र तैयार हो गया तुम्हारा। ठीक, बस यहीं तक बात है, ये परिभाषा है, ये चीज़ यहाँ तक परिभाषित कर दी गई। ठीक, अब इसके बाद एक छोटी सी बात और है कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये, इसको यहाँ जोड़ा जा सकता है। देखो इसको यहाँ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जो चुंबक लोहे में जो चुंबक बनेगी, जब लोहे को प्रणालिका में रखा जाएगा तो इसको वहाँ जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से म्यू नॉट हटा लूँ, यानी H जो है सिर्फ H ले लूँ, ठीक, तो H में ये M जोड़ा जा सकता है सीधे सीधे। ठीक, यानी M जो है वो काई H होगा, यानी यहाँ एक संबंध लगा सकता हूँ मैं कि ये जो M है ये कितना होगा, ये चाई H होगा। याद रहे, बिल्कुल याद रहे। ठीक, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है, जो बढ़ा है, उसका चुंबकन जो पहले से था उसका चाई टाइम्स होगा। ठीक, यही हुआ। ठीक, इसको याद रखें, इसको जोड़ लें, यहाँ पे ध्यान रहे। ठीक, चलिए अब यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई, परिभाषाएं बन गई, सब कुछ तैयार हो गया, एकदम मजे मजे में। सर्दी है तो याद रहेगा, कोई बात नहीं। इसका फोटो खींच लो, इसका फोटो खींच लो। ठीक, हो गया फोटो, ओके डन। चलो अब इस पे एक सवाल करेंगे। देखो अब है उदाहरण 5-10, उदाहरण 5-10 बिल्कुल इन्हीं चीज़ों पर उदाहरण है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ चीज़ें छोड़ देता हूँ, कुछ लिख देता हूँ। सूत्र जो है सारे लिखे रहने देता हूँ, बाकी चीज़ें हटा लेता हूँ। देखो सूत्र लिखे रहेंगे, देखो ऐसे ही, देखो ये सूत्र लिखे हैं, ये लिखे हैं सूत्र, ये भी लिखा है देखो सूत्र। ठीक, और ये भी देखो, ये मिटा दिया, ये सब जो है, ये देखो ये भी लिखा है सूत्र, और ये भी हटा दिया, देखो मैंने, लो। ठीक, ये आ गया। अब कौन सा उदाहरण है, 5-10 NCERT का ये उदाहरण इसी बात पर है, 5-10, ये लो। ठीक, NCERT 5-10 क्या है, उदाहरण है, ये आ गया। एक प्रणालिका के क्रोड में भरे पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 400 है। तो क्या बताया जा रहा है, ये जो म्यू आर है ये बताया जा रहा है, कितना है म्यू आर, 400 है। ठीक, तो काई निकाल सकते हो, कितना काई हो जाएगा, अच्छा बताओ, ये हो जाएगा 399। ये 400 है, इसमें से एक कम कर देंगे तो काई, दो बातें मिल गई, लो। ठीक, प्रणालिका में विद्युतीय रूप से पृथककृत
फेरों में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। जो फेरे हैं, कुल फेरे एकांक लंबाई में वो कितने हैं? वो 1000 हैं। 1 मीटर में 1000 फेरे हैं और जो धारा है वो है 2 एम्पियर की धारा। ये भी मिल गया परिनालिका में। ठीक, इसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या ये होती है परिनालिका में। ठीक, ये तो पढ़ चुके यार, बड़ी जानी पहचानी बात है, पिछले चैप्टर में इसको खूब किया है हमने। हाँ, तो ये क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे थे। परिनालिका करोड़ के बारे में ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। पहला सवाल जो है कहता है एच का मान, एक एक करके मैं सारे मान देखिए यहाँ लिखता जाऊँगा और बताता जाऊँगा। पहले पार्ट में पूछा है एच का मान, तो एच परिभाषित हुआ था NI से। ओके, अब इसमें कुल कितने फेरे हैं? एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं? ये हैं 1000 और धारा है इसमें कितनी? धारा है इसमें 2 एम्पियर की धारा है। तो 2 एम्पियर की धारा देखो लिखी हुई है। परिनालिका के बारे में ये जानकारी है 2। तो ये बन गया तुम्हारा 2000 एम्पियर प्रति मीटर, इसका मात्रक बनता है। अब इसके बाद ये पूछा गया चुंबकीय क्षेत्र B के लिए सूत्र। चुंबकीय क्षेत्र मांग रहा है, यानी परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए। तो B देखो कितना मांग रहा है, ये होता है म्यू NI। ये जो म्यू होता है ये कितना होता है? ये होता है म्यू R म्यू नॉट NI। अब ये जो म्यू R है ये क्या है? 400। चुंबकशीलता, अपेक्षित चुंबकशीलता ये है 400। ठीक, ये जो NI का मान है देखो ये आ गया 2000। ठीक, और ये जो म्यू नॉट है ये क्या होता है? ये होता है 4 पाई गुणा 10 की घात -7। हल करने पर ये जो मान है लगभग ये आ जाएगा तुम्हारा 1 टेस्ला। ये आ गया 1 टेस्ला। नहीं, परिनालिका में कुल चुंबकीय क्षेत्र आ गया। ये सूत्र है, अगर उसमें कुछ भरा हो तो यहाँ म्यू लगता है माध्यम की जो चुंबकशीलता है वो लगती है। ठीक, और माध्यम की चुंबकशीलता क्या होती है? अपेक्षित चुंबकशीलता से इसको निकाल सकते हैं। इसका बेसिक सूत्र होता है म्यू R, जो है अभी परिभाषित किया है म्यू अपॉन म्यू नॉट। ये देखिए, और जो म्यू R है ये दिया हुआ था। ठीक, इसके बाद चुंबकन का मान क्या होता है अभी पता लगा। देखो ये रहा चुंबकन, ये हो गया X और H। ठीक, ये है M यानी चुंबकन। तो M का मान भी आ गया। देखो ये जो X होता है ये कहाँ से मिलेगा? हमारे पास जो म्यू R होता है वो होता है 1 प्लस चाई बोलते हैं इसको, चाई है ना ऐसे। तो इसका मान हो गया कितना? ये 400 है, 400, ये कितना है 1 और ये है चाई। तो चाई का मान कितना हो गया? ये हो गया 399। यहाँ लगा दो 399। H कितना है? 2000। ठीक, तो इससे इसका भी मान आ गया तुम्हारा। ये आ गया तुम्हारा मान इसका 8 गुणा 10 की घात 5। 399 H है ना, तो 8 गुणा 10 की घात 5। ये भी वही होता है, एम्पियर प्रति मीटर में होता है। ये भी एम्पियर प्रति मीटर में होता है, यानी चुंबकन और चुंबकीय तीव्रता ये वाली चीज़, इसके जो मात्रक होते हैं वो सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब चौथे हिस्से में पूछा है चुंबककारी धारा IM की गणना कीजिए। चुंबककारी धारा यानी वह धारा, अगर ये लोहा निकाल लूँ इसमें से तो यही चुंबकीय क्षेत्र मुझे बनना चाहिए मेरा। कहता है लोहा निकाल लूँ तो चुंबकीय क्षेत्र यही बनना चाहिए जो है। तो चुंबककारी धारा है ना, अब निकाल देते हैं चुंबककारी धारा। तो परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? B होता है म्यू नॉट NI, ये हम जानते हैं। अब इसमें कुछ रखना नहीं है, लोहा इसमें से निकाल देना है। ये जो लोहा था ये वाला, इसमें से हटा देना है। और चुंबकीय क्षेत्र कितना बनाना है? कह रहे उतना ही बनाना जितना पहले था। तो ये हो गया 1 टेस्ला।
म्यू नॉट का मान 4 पाई गुना 10⁻⁻7। n वही है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या 1000 है। ठीक, तो ये आई आ जाएगा। देखो देखो आई का मान निकाल रहे हैं। ये हो गया 10⁻7 और ये हो जाएगा 4 पाई, और ये 3 पावर इसमें से घटा देंगे तो आई हो गया 10⁻4/4 पाई। ठीक, यहाँ से ये मान हल करने के बाद आएगा, वो धारा आएगी जिससे अब उतना ही चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा जितना कि लोहा डालने के बाद था, उसमें लोहे की रोड या चुंबकीय पदार्थ रखने के बाद था। अब इसे हल कर लें तो कितनी वैल्यू आ रही है, देखो पता लगाओ। यह आएगा 10,000/4 पाई। अब 10,000, हाँ यार 10,000 है, सीधी बात है। ये हो गया 2500/पाई। ठीक, अब इसे हल कर लो यार, ये कितना आएगा, ये जो है कैलकुलेटर का मामला है, मैं हल करता हूँ इसको। है, इसको हल कर रहा हूँ यार मैं। देखो मैं पूरा वैल्यू निकालूंगा इसका यार, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। देखो मेरे पास आ गया कैलकुलेटर और मैंने कर दिया 2500/पाई, है ना। तो 2500/पाई का मतलब गुणा 7/22 है ना, गुणा 7/22। ये आ गया 795.45, यानी ये आ रहा है 795.45, ये आ रहा है। देखो ये, ठीक, ये कुल धारा है। अतिरिक्त धारा हमें चाहिए, तो मान लीजिए हम इसे मान लेते हैं 796। कितना मान लें इसे, 796, क्योंकि पाई का मान जो है यहाँ पे ये कितना रख रहा है वो अलग बात है ना। थोड़ा सा पाई का मान ये 3.14 भी रख रहा होगा ना यार, दिक्कत वो है ना। हाँ, ये पाई का मान जो है कहीं कुछ नहीं रख रहा ये। ठीक, तो 796 अगर हम इसके मान लें इसे, तो हमें और कितनी धारा चाहिए, अतिरिक्त धारा, क्योंकि 2 एम्पियर की धारा पहले से है, 2 एम्पियर की धारा पहले से है। तो अतिरिक्त धारा कितनी हो गई, अतिरिक्त धारा का मान हो गया IM, इसे लिख रहे हैं IM नहीं यार, ये I डैश मानो इसको आप ना। ये देखो, चलो इसे आई रहने दो, तुम कुछ मत मानो इसको। ये वो धारा है जिससे 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बना। अतिरिक्त धारा अब 796 इसे मान लेता हूँ मैं, और पहले से कितनी धारा है, 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर घटा देता हूँ यार, तो कितनी है 794। ये देखो ये रही, ये है आंसर। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। यानी कुल धारा कितनी चाहिए, 796, और पहले से कितनी है, 2 एम्पियर। तो और कितनी पास कर दूँ इसमें, कह जी 794 और पास कर दो, कुल कितनी बन जाएगी 796, और वही चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा 1 टेस्ला वाला। ठीक, चलिए खैर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होगा, अभी तो काम बचा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, पदार्थों के चुंबकीय गुण। एनसीईआरटी के मुताबिक है 6 नंबर का टॉपिक, पदार्थों के चुंबकीय गुण। ठीक, तो यहाँ पे 3 तरह के पदार्थ आएंगे आपके पास, 3 तरह के पदार्थ आएंगे। कौन कौन से आएंगे, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, है ना। तो पहला जो पदार्थ है वो है प्रतिचुंबकत्व। पहला गुण क्या है, प्रतिचुंबकत्व।
अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म ये है पहले वाला। ठीक, बस जो पहले वाला है इसको यहीं लिख देंगे। इसका ये देखो, इसका मैंने ये बना दिया, ये लो, जो भी इसके गुण हैं वो ये लिख देंगे। ठीक, दूसरे वाला है प्रति अणुचुंबकत्व। अणुचुंबकत्व इसे कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म ऐसे, इसे यहाँ लिख देंगे, हो गया पैरामैग्नेटिज्म। ठीक, तीसरा है लौह चुंबकत्व। लौह चुंबकत्व क्या नाम है? फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक, अब बात करते हैं इनके गुणों के बारे में। ठीक, देखिए गुणों का जो नाम है वो दिया गया है किसी भी बाहरी या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है, सीधी सी बात यह है। अभी जो प्रतिचुंबकत्व है, डायामैग्नेटिज्म है, ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो बनाता है। जब हम इसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसके अंदर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है वो लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र से कम होता है। अब देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए ये पदार्थ रखा, ठीक, और बाहर से कोई चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है मैंने, देखो ऐसे, ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर से लगाया मैंने। ठीक, तो ये क्या करेगा? इस चुंबकीय क्षेत्र को कम करेगा अपने अंदर। कम करने का तरीका ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं इसमें से थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलते हुए आपको नजर आएंगी, ऐसे ऐसे। तो देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करने का गुण है। उसे प्रतिकर्षित करने का गुण ये हो गया कि मान लीजिए यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो यहाँ बी डैश है इसके अंदर जो है पदार्थ के, तो बी डैश जो है से बड़ा है बी। ये हो गया प्रतिचुंबक। ये क्यों होता है? ये कहता है कि जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, जिन पदार्थों में, जिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, यानी उनके जोड़े हैं, उनमें ऐसा होगा। उनमें ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब युग्मित होते हैं तो वो एक दूसरे के सापेक्ष उल्टी दिशा में एक गति कर रहे होते हैं, जिन्हें बोलते हैं स्पिन, चक्कर। तो उनका पहले से एक चुंबकत्व सेट होता है। वो चुंबकत्व बाहर से लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। ठीक, इसीलिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र प्रतिचुंबकत्व है, डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर हम कह सकते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कम हो जाता है, थोड़ा सा कम होता है। इसका मतलब अगर ये चुंबकीय क्षेत्र वायु में या निर्वात में है, मान लीजिए ये वायु में या निर्वात में है, और इसमें हमने एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख दिया, तो इससे भी कम हो जाएगा। इसका मतलब सीधा होता है कि इसका जो म्यू आर है, ठीक, वो 1 से कम होगा। इसका जो म्यू आर है वो 1 से भी कम होगा। इसका जो चाई एम है वो कितना होगा? कह रहा है जी वो माइनस में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सूत्र है म्यू आर 1 प्लस टाई, चुंबकीय प्रवृत्ति। कहता है ये जो है अगर ये 1 से कम हो जाएगा तो ये माइनस में पहुंच जाएगा और -1 तक ये जाएगा। इसका मतलब ये हो गया -1 से 0, यानी ये इसका 0 से कम हो जाएगा। और ये कहाँ होगा? कहता है ये 0 से 1 के बीच होगा। 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है, ठीक। 0 से बड़ा, 1 से छोटा, ठीक। तो यहाँ पर अगर ये बराबर के निशान ना लगाए हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लगाना चाहो लगा दो, क्योंकि हो सकता है 0 पर भी कोई चीज़ें परिभाषित होती हैं। म्यू आर जो है 1 से 0 से 1,
देखिए म्यू आर जीरो नहीं हुआ करता कभी भी, म्यू आर जो है वो जीरो नहीं होता। ये एक है तो वैल्यू जीरो से बड़ी करें, यहाँ पर जीरो ना लगाएं। ये देखिए ये चीज़ होती है, यहाँ पर जीरो ना लगाएं ऐसे, ठीक। और अगर यहाँ से जीरो हटेगा तो -1 यहाँ ना लगाएं, क्योंकि -1 अगर यहाँ लगा दिया म्यू आर जीरो हो जाएगा ठीक। तो ये चीज़ इस तरीके से ध्यान में रखनी होती है कि भाई ये चीज़ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो सकता है ये जीरो हो, म्यू आर 1 हो, जीरो तक तो पहुँचेगा। तो ये चीज़ इस तरीके से होती है। अगर इस पे गणितीय रूप में लिखना चाहते हैं, अगर आप ये दोनों ही हटाना चाहते हैं, कह रहा इसके बीच में और इसके बीच में, कह रहा ये भी सही है, लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं, ये इसका नियम होता है, ठीक। यानी चुंबकीय क्षेत्र को निर्वात वाले से भी कम कर देगा। अब इसके बाद अनुचुंबकत्व, कहता है इसमें थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें है युग्मित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के युग्म हैं, किसमें, प्रतिचुंबकत्व डाया में। और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका युग्म नहीं है, इसका जोड़ा नहीं है, तो अकेला इलेक्ट्रॉन है, बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन है। कहता है जी जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, जिस तरीके से लगेगा, वो इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से घूम के उस चुंबकीय क्षेत्र को और बढ़ा देगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण घूमे तो वो इस तरीके से घूमता है कि जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है वो और बढ़ जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब ये मान लेते हैं, देखिए अब इसे बनाते हैं ऐसे, अब ये चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है ऐसे, ठीक। तो इसमें थोड़ा अंदर की तरफ डाल देते हैं ऐसे, यूँ ऐसे, देखो अंदर वैल्यू बढ़ा देते हैं चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू, और बाहर से आने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को भी आकर्षित करके दिखा देते हैं। देखिए इनको थोड़ा सा आकर्षित कर रहा है, ऐसे दिखा देते हैं, ये आ गया। तो यानी यहाँ जो B डैश है और यहाँ जो B है, B डैश बड़ा हो जाएगा B से, ठीक। और इसकी जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 1 से ज़्यादा हो जाएगी। यानी इसका जो म्यू आर है, ठीक, वो 1 से 2 के बीच में आ जाएगा। इसका जो काई है, ठीक, वो 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं इस सूत्र को, ठीक। क्या हुआ, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। जो चुंबकीय क्षेत्र हमने लगाया उसमें अनुचुंबकीय पदार्थ को रखा, तो अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, वो बाहर से लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऐसे घूमेगा कि थोड़ा और बढ़ जाएगा, उसका भी इसमें जुड़ जाएगा। भाई आवेश घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो वो भी इसमें जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक। जबकि इसमें उल्टा होगा, क्योंकि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन जोड़े में घूमते हैं, ठीक। तो वो रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे, वो अपने अलाइनमेंट को, अपने घूमने को, अपने स्पिन को, अपने चक्करों को जो उन्होंने जोड़ बना रखा है उसको तोड़ना नहीं चाहेंगे, तो इसे थोड़ा सा प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए थोड़ा कम हो जाएगा। दोनों कारण हो गए। इसका कारण क्या बना, युग्मित इलेक्ट्रॉन, इसका कारण क्या बना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक। लिख देता हूँ यहाँ पे, ये किसके कारण हुआ, याद रहेगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन, ओके। और एक किस कारण हुआ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये इसके कारण हुआ। देखो याद रहेगा पक्का, अब लिख दिया मैंने दोनों का फर्क, कारण बता दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली घटना क्या है। लोह चुंबकत्व, लोह चुंबकत्व में ये जो म्यू आर है, ठीक, ये बहुत 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 बड़ा होता है 1 से। ये मान के चलिए कि लोहे का म्यू आर, अगर लोहा ले लूँ तो लोहे का जो म्यू आर है वो कितना, कहता है जी लगभग 1000 के आसपास होता है। लोहे का म्यू आर लगभग 1000 के आसपास होता है। यानी अगर किसी प्रणालिका में चुंबक क्षेत्र हो, धारा बह रही हो और उसमें लोहा डाल दें, लोहे की छड़ डाल दें,
तो चुंबकीय क्षेत्र लोहे की छड़ में जो पहले से था उसका 1000 गुना हो जाता है। ठीक, बड़ी चमत्कारिक बात है। यानी लोहे में अगर बाहर से कोई चुंबकीय क्षेत्र लगा हो और लोहा वहाँ रख दे तो लोहे में कितना पैदा हो जाता है, कितना बन जाता है, लगभग 1000 गुना हो जाता है। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि फिर ये बातें स्पष्ट हो गई कि जो चाई है वो भी बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा 1 से, ये बात पक्की हो गई। ठीक, लोह चुंबकत्व, ये तीनों अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, ये सब जो है किसके आधार पर बताए जा रहे हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर ये बताया जा रहा है आपको। अब आया तापमान का प्रभाव। तापमान का प्रभाव, ठीक, कहता है ये तापमान का जो प्रभाव है वो अणुचुंबकीय पदार्थों पर परिभाषित है। तापमान का प्रभाव किस पर परिभाषित है? अणुचुंबकीय पदार्थों पर परिभाषित है। तो के लिए ऐसे, और तापमान बढ़ाने पर इसमें चुंबकत्व घटता है। किसके अनुसार घटता है? कहता है जी क्यूरी का नियम है हमारे पास, क्यूरी लॉ, ये घटता है क्यूरी का कांस्टेंट और तापमान। ये तापमान कौन सा है? कहता है ये है परम ताप। ठीक, और ये है क्यूरी का नियतांक, सी जो है ये है क्यूरी नियतांक। ऐसे ये चीज़ क्या है, समझ में आ गया? ये है चुंबकीय प्रवृत्ति। तापमान बढ़ाते हैं, घटता है। ठीक, अगर ग्राफ बनाना चाहें तो कुछ ऐसा होता है, यूँ। ठीक, तापमान बढ़ाने पर ये वैल्यू घटती है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है इस तरीके से। कहता है किसी ताप पर, कम से कम ताप पर, और बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो कहता है अधिकतम हो जाती है वैल्यू। यहाँ कोई वैल्यू होती है अधिकतम, इसे मान लेते हैं चाई, इसे मान लेते हैं परम ताप। परम ताप किस में होता है? परम ताप होता है केल्विन में, याद रहे, परम ताप केल्विन में होता है। ठीक, कह रहा ये परिभाषित है अणुचुंबकीय पदार्थों के लिए। ठीक, यानी पैरामैग्नेटिक के लिए क्यूरी का नियम है ये। अब क्यूरी का नियम क्या कह रहा है? एक बात और कह रहा है ये, कहता है अगर किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को बहुत बहुत गर्म कर दें तो उसका चुंबकत्व धीरे 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 नष्ट होने लगता है, और एक ऐसा तापमान आ जाता है जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ में बन जाता है। उसे कहते हैं क्यूरी तापमान। तो यानी परिभाषित करेंगे कि जो क्यूरी का तापमान होता है वो कितना होता है। क्यूरी तापमान किसे कहते हैं? क्यूरी ताप, ठीक, वह ताप या वह तापमान जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ है ना, लोह चुंबकीय पदार्थ किस में बदल जाता है बताओ? अणुचुंबकीय में बदल जाता है। अणुचुंबकीय में बदल जाता है। ठीक, यानी ताप का जो प्रभाव है वो अणुचुंबकीय पदार्थ पर है सीधे सीधे। और अगर थोड़ा लोह चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो इस पर है, लोह चुंबकत्व को तापमान धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। यानी अगर किसी लोहे का चुंबक बना हुआ हो या किसी लोहे का चुंबक बनाया जा सकता हो, उसमें ऐसा गुण हो, और उसे गर्म करते जाएं, गर्म करते जाएं, गर्म करते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि चुंबक नहीं बनेगी उसकी फिर, और अगर उसमें पहले से चुंबक है वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वो क्या बन जाएगा? अणुचुंबकीय। ठीक, और फिर और तापमान बदलें
तो कह रहा फिर उसका अनुचुंबकत्व भी घटता जाएगा। यानी तापमान का जो नियम है वो किस पर लागू हो रहा है? अनुचुंबकीय पदार्थ पर। उससे पहले जो लोह चुंबकत्व है तापमान बढ़ाने पर खत्म हो रहा है, ये किसी नियम से नहीं हो रहा है, इसके लिए कोई नियम नहीं है। जो नियम है क्यूरी का वो केवल अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए है। क्यूरी लॉ वो किस पर लागू होता है? ध्यान रहे, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए है। ठीक, बात समझ में आ गई? सीधी बात है। अब लोहे में चुंबक कैसे बनती है? ठीक, उसका एक सरल सा उपाय है। जब लोहे को किसी चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो है उस चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से, चुंबक के क्षेत्र के अनुसार घूमने लगते हैं, उसे कहते हैं डोमेन। तो अब देखते हैं कि लोहे में चुंबक कैसे बनती है। एकदम से नहीं बनती, धीरे धीरे होता है। चलिए, तो आ गया लोह चुंबक। क्या बना रहे हैं? लोह चुंबक। लोह की चुंबक कैसे बनेगी? अब देखिए, पहली बात ये होती है कि चुंबक का बनना निर्भर करता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर। मुक्त इलेक्ट्रॉन, चुंबक बनने के लिए सबसे पहली चीज़ है मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो चुंबक बन जाएगी, लेकिन ये चाहिए, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बाहर से लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होंगे और उसके अनुसार घूमेंगे। अब समझेंगे हम इस चीज़ को कैसे। मान लीजिए बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र ये है B, और कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लोहे के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र उस इलेक्ट्रॉन को एक वृत्ताकार पथ पर घुमाएगा। कैसे? मान लीजिए ऐसे घुमाता है यूँ, और धारा यूँ घूमेगी ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान और बढ़ जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन की वजह से और ये पहले से। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमेगा कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। जब ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूमने लगेंगे तो ऐसी जगह जहाँ ऐसा होगा उसे कहेंगे डोमेन। उसे क्या कहेंगे? डोमेन। बस धीरे 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 डोमेन बढ़ते जाएंगे और पूरा का पूरा लोहा चुंबक होता जाएगा। इसके लिए 4 छोटे छोटे चित्र बनाकर हम दिखाते हैं कैसे। मान लीजिए पहले वाले में इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से घूम रहे हैं ऐसे, कोई किधर को कोई किधर को। कुछ देर के बाद बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है, कुछ देर के बाद कह रहा जी इसमें से कुछ आ जाते हैं लाइन पे, चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार अलाइन हो जाते हैं, तो देखिए डोमेन बन गया। बाकी घूमते रहते हैं, मालिक हैं मर्जी के, बाकी इधर उधर घूमते रहते हैं। कहता कुछ देर बाद और हो जाते हैं थोड़े से ऐसे, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए ना, यहाँ उल्टा पुल्टा है, अभी यहाँ नहीं हुए हैं। ठीक, कह रहा कुछ देर में सारे ही हो जाते हैं। ठीक, ऐसे ये लो सब अलाइन हो गए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के साथ सब ने मेल जोल बिठा लिया अपना। तो ये क्या बन गया? ये बन गया लोह चुंबक, यानी अब ये लोहा चुंबक बन गया है। ठीक, तो ये होता है लोह चुंबक। तो कारण सरल है, मैंने बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित है और मुक्त है, वो बाहर से लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के साथ सेटिंग कर लेता है। ठीक, और ऐसे घूमता है कि बढ़ा देता है चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, चलिए ये हो गया लोह चुंबक। तो सरल सी बात होगी, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, सरल है बिल्कुल। ठीक, बाकी पाठ्य पुस्तक में NCERT में देखेंगे तो इस चित्र को देख के बना सकते हैं और थोड़ा ठीक कर लेंगे। ठीक,
ओह, अब जो है हम बात करेंगे आगे, देखते हैं आगे क्या है। लोह चुंबकत्व के बाद एक एनसीईआरटी का छोटा सा सवाल है, छोटा सा उदाहरण है। जो लोह चुंबकीय पदार्थ में कोई डोमेन इतने इतने भुजा वाले घन के रूप में, परमाणुओं की संख्या है, द्रव्यमान इतना है, चुंबकीय द्विध्रुवागुण इतना है, ठीक, परमाणु हैं और सारे के सारे जो है सबका आघूर्ण गुणा कर दें तो टोटल बन जाएगा, और चुंबकन का मान जो है आघूर्ण बटे आयतन से निकल जाएगा। ये तो सरल सा सवाल है, आप कहो तो मैं कर दूँ, कर देता हूँ, 11 नंबर कर देता हूँ, ठीक है। 11 नंबर का सवाल करके बताता हूँ। चलिए, उदाहरण है 5-11। 5-11 लोह चुंबकीय पदार्थ, लोहे में कोई डोमेन 10⁻⁻4 भुजा वाले घन के रूप में है। कोई डोमेन कहाँ पर है? 10⁻⁻4 भुजा वाले घन के रूप में है। डोमेन में लौह परमाणुओं की संख्या, अधिकतम संभावित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और इसके चुंबकन का मान ज्ञात कीजिए। लोहे का परमाणविक द्रव्यमान, लोहे का परमाणविक द्रव्यमान, ठीक, यानी इसे कहते हैं परमाणु भार, ऐसा बोल देते हैं इसको, हालांकि भार नहीं होता ये कह रहा ये है 55 ग्राम। तो 55 ग्राम में काम नहीं चलेगा यार, ठीक, इसको किलोग्राम बनाना पड़ेगा। 55/1000 किलोग्राम, ये बन गया, देखिए। और घनत्व, लोहे का घनत्व, घनत्व को बोल देते हैं, इसे तो m मान लेते हैं ना, इसको मान लीजिए परमाणविक द्रव्यमान को m मान लीजिए, ठीक, छोटा m या m0 मान लीजिए परमाणविक द्रव्यमान, और घनत्व को क्या मान लें? d मान लें। घनत्व दिया है 7.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में है, तो इसको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ये बनेगा किलोग्राम प्रति घन मीटर में, ये बन गया घनत्व। यह मान लीजिए कि प्रत्येक लौह परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुवागुण इतने इतने हैं, हर एक का एक m नेट है, m नेट हर एक परमाणु का है, ये है 9.7 गुणा 10⁻⁻24 एम्पियर प्रति मीटर, ये है हर परमाणु का है। तो सबसे पहले क्या करें? परमाणुओं की संख्या और आयतन कितना है, आयतन का पता नहीं है, आयतन बता रखा है, देखो आयतन जो है निकल जाएगा भुजा के घन से, एक भुजा बता रखी है 10⁻⁻4 की पावर 3 कर देता हूँ, ये हो गया क्यूबिक मीटर, क्योंकि एक भुजा बताई थी 10⁻⁻4 मीटर, ये हो गया आयतन, ठीक। अब क्या निकालेंगे इसे? इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें मिल जाएगा डोमेन में परमाणुओं की संख्या, ठीक। कैसे? क्योंकि हमें इसका द्रव्यमान मिल जाएगा, द्रव्यमान मिल जाएगा, हमें ग्राम में मिल जाएगा, किलोग्राम में मिल जाएगा, ग्राम में मिल जाएगा। ग्राम में हमें कैसे मिलेगा द्रव्यमान इसका? हमारे पास आयतन भी है और घनत्व भी है, आयतन भी है और घनत्व भी है। आयतन कितना है इसका? देखो ये रहा, ठीक। यार ये जो है ना, दस की घात माइनस 18 भुजा वाले, अरे बाप रे, 10⁻⁻4 दिया है, लगाया 6 है, गलत जानकारी है, ये 6 है भैया, ओके। तो ये मिल जाएगा 10⁻⁻18, और घनत्व कितना है? घनत्व है 7.9 गुना 10⁻3, तो द्रव्यमान आ जाएगा किलोग्राम में। ये कितना आएगा? ये आ रहा है
7 गुना 7.9 गुना 10 की घात माइनस 12 ग्राम में है तो 15 बन जाएगा किलोग्राम में। ये किलोग्राम में आ गया। ठीक, ये हो गया द्रव्यमान। अब एवोगाड्रो नंबर लगाना पड़ेगा प्यारे। एवोगाड्रो नंबर मोल बनेंगे इसके। अब कितने होंगे नंबर ऑफ मोलों की संख्या, है ना। देखो कितना टेढ़ा सवाल है ये। मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल भार बटे परमाणु भार। तो कुल भार ये रहा, देखो ये है 7.9 गुना 10 की घात माइनस 15 और कुल भार किलोग्राम में कितना है, ये रहा, ये है 0.55055। ये है मोलों की संख्या। एक मोल में कितने परमाणु होंगे। अब आएगी परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या समझ रहे होंगे हम लोग कहाँ पहुँच गए। परमाणुओं की संख्या एक मोल में होता है 6.023 10 की घात 23 एवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो संख्या। और ये मोल है, इससे गुणा कर देंगे इसे 7.9 गुना 10 की घात माइनस 15 बटे 0.055। ये है परमाणुओं की संख्या। अब आएगा कुल बल आघूर्ण। कुल बल आघूर्ण। तुमने ये सवाल मुझसे करवा लिया यार, तुम जो है गुणा कर देंगे। एक परमाणु का ये है और ये है, तो एक परमाणु का है 9.27 गुना 10 की घात माइनस 24 और गुणा परमाणुओं की संख्या 6.023 गुना 10 की घात 23 गुना 7.9 गुना 10 की घात माइनस 15 और इसके बटे में है 0.055। बस भाई ये है उत्तर। कुल बलागुण है ये, एक परमाणु का और परमाणुओं की संख्या। परमाणु संख्या कैसे निकाले समझ में आ गया होगा। पहले द्रव्यमान निकाला, फिर परमाणु भार निकाला, फिर मोलों की संख्या बोली। एक मोल में कितने परमाणु होते हैं उसके हिसाब से फिर अवोगाड्रो नंबर लगाया। अवोगाड्रो नंबर इतना मोल तो परमाणुओं की संख्या हो गई। इसको एक परमाणु के आघूर्ण से गुणा कर दिया तो सारे परमाणुओं का आघूर्ण हो गया। ठीक, चलिए एक छोटी सी बात और है, बस उसे भी निपटा लेते हैं। छोटा सा की परिभाषा बनानी है बस हमें। अब हम बात करेंगे चुंबकीय शैथिल्य। चुंबकीय शैथिल्य क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। इसे कहते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस ऐसे हिस्टेरिसिस। चुंबकीय पश्चता। चुंबकीय पश्चता इसका मतलब है चुंबकीय पश्चता। ये देखिए कैसे बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर बहुत आसानी समझ में आएगा ये। अगर आप किसी चुंबकीय पदार्थ में जैसे लोहे में चुंबक बनाना चाहते हैं और उसे किसी परिनालिका के अंदर डाल देते हैं। मान लीजिए ये है परिनालिका, इसमें एक धारा प्रवाहित करते हैं आप और इसके अंदर एक लोहा डाल देते हैं। ये है लोहा, ठीक, और इसकी चुंबक बनाना चाहते हैं आप, ठीक। तो यहाँ पर इस लोहे के गुणों पर आधारित एक लूप बनता है
जिसे कहते हैं हिस्टेरिसिस लूप। चुंबकीय शैथिल्य पास, लोह चुंबकीय पदार्थों के बीएच वक्र। इसमें लूप में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एच, एक होता है बी। ठीक, इस बी में दो बातें हैं। एक है वो चुंबकीय क्षेत्र जो निर्वात के कारण बना, यानी म्यू नॉट एन आई। एक वो चुंबकीय क्षेत्र है जो बना लोहे के कारण। ठीक, यानी चाई म्यू नॉट एन आई। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये लोहे में है, लोहे के कारण बना है। ठीक, और ये वायु या निर्वात के कारण बना है। इस चुंबकीय क्षेत्र में दो बातें हैं, और ये है एच एन आई। आप जानते हैं चुंबकीय तीव्रता, यानी जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ेगा इसके अंदर, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, जिसके कारण इस लोहे में भी बढ़ेगा, और कुल परिणामी जो बनेगा वो बनेगा वायु के कारण और लोहे के चुंबकत्व के कारण। ये वो बी है जो इस अक्ष पर है। अब जैसे जैसे करंट बढ़ाते हैं वैसे वैसे लोहे में, यानी ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाता है। तो लूप कुछ इस तरीके से आता है, ऐसे। और उसके बाद ये लूप धारा हटाने पर धारा को कम कर रहे हैं, यूँ आता है और फिर यूँ घूम के यूँ चला जाता है, ऐसे। तो ये बिंदु जो है ये है ए, और ये बिंदु है बी, और ये बिंदु है सी। बस हमें परिभाषित करना है कि इस लूप का जो व्यवहार है वो क्या है, और ए बी को जो है क्या कहा, चुंबकीय धारणशीलता। यानी ये जो बी है बिंदु, ये जो बिंदु बी है ये है चुंबकीय धारणशीलता। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान है इसे क्या कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं चुंबकीय धारणशीलता। चुंबकीय धारण चुंबकीय धारणशीलता ये। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो बिंदु सी है इसे क्या कह रहे हैं, बिंदु सी को कह रहे हैं निग्राहिता। इसे कह रहे हैं निग्राहिता। बस थोड़ा समझना है, उसके बाद जो है इस चैप्टर का अंत हो रहा है, एनसीईआरटी का अभ्यास शुरू करेंगे। ठीक, देखिए समझ लेते हैं बात क्या है। मान लीजिए हम इस प्रणालिका में विद्युत धारा बढ़ाते हैं। ठीक, तो विद्युत धारा के कारण बढ़ने वाला चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, और इसी के कारण लोहे में भी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। परिणाम स्वरूप जो कुल यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ता है। ठीक, वो इस लूप के अनुसार बढ़ता है, यानी धारा बढ़ रही है, बढ़ रहा है, धारा बढ़ रही है, बढ़ रहा है धारा। अब मान लीजिए यहाँ तक मैंने धारा प्रवाहित की और बढ़ा लिया, ए बिंदु तक मैंने इसके अंदर बढ़िया चुंबक बना लिया, जो है चुंबक के क्षेत्र बढ़िया कर लिया, बढ़ा लिया उसको। ठीक, क्योंकि ऐसा नहीं कि बढ़ता जाएगा, यहाँ तक बढ़ाया। ठीक, क्योंकि लूप आगे इससे आगे आगे बढ़ेगा। ठीक, अब इसके बाद जब मैं इस धारा को कम करता हूँ, अब मैं इस धारा को घटाता हूँ, वापस आता हूँ। जब मैं इस धारा को कम करता हूँ तो कहता है इस रास्ते से वापस नहीं आता, जो कहते हूँ, यानी लोहे में से चुंबकत्व वैसे घटता नहीं है जैसे बढ़ा। जिस तरीके से बढ़ा था उस तरीके से घटता नहीं है, घटेगा इस रास्ते से, और घटते 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 यहाँ तक आएगा। जब धारा शून्य हो जाएगी, जब धारा शून्य हो जाएगी तो तब भी लोहे में चुंबकत्व रहेगा, तब भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बना रहेगा। अगर इस धारा को शून्य कर दूं तो, क्योंकि लोहे में चुंबक बच चुका है, शून्य नहीं हुआ। अब इसको ख़त्म करना है तो कह रहा है विपरीत दिशा में धारा बहाता हूँ, यानी अब धारा की दिशा को विपरीत करता हूँ। तो कुछ धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी, तो ये चुंबकत्व पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उल्टी दिशा में धारा प्रवाहित करने पर बिंदु सी पर ये चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। उसके बाद उल्टी ही दिशा में धारा और प्रवाहित करूँगा
तो उल्टी दिशा में चुंबक बन जाएगी, यानी उल्टी दिशा में चुंबक के क्षेत्र बन जाएगा। चुंबक के जो पोल हैं, जो पहले नॉर्थ साउथ थे, अब वो साउथ और नॉर्थ हो जाएंगे, वो पलट जाएंगे, यानी उल्टी दिशा में चुंबकत्व विकसित हो जाएगा। फिर इस धारा को घटाऊंगा तो कहता है फिर ख़त्म नहीं होगा, यहाँ तक आते आते फिर ख़त्म नहीं होगा। तो चुंबकीय धारा को ख़त्म कर देने पर फिर भी चुंबकत्व रहता है। कितना रहता है, इसे कहते हैं चुंबकीय धारणशीलता। कितनी विपरीत धारा लगाकर जो बचा हुआ चुंबकीय क्षेत्र है उसे ख़त्म कर दूं, इसे कहते हैं निग्राहिता। ठीक, तो निग्राहिता, विपरीत धारा लगाकर चुंबकीय क्षेत्र जो था लोहे में उसको ख़त्म कर दिया गया, वो गुण क्या है, निग्राहिता। और अगर धारा 0 हो गई फिर भी ये लोहा चुंबक बना रहा, इसमें कितना चुंबकत्व रहा, वो है चुंबकीय धारणशीलता। ये दो बातें होती हैं। ठीक, अब मान लीजिए मैं इस चुंबकीय धारणशीलता को अधिक बनाना चाहता हूँ, अधिक, यानी मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं इस लोहे का चुंबक बनाऊँ और बाद में इसमें चुंबकीय क्षेत्र अधिक से अधिक बना रहे। ठीक, तो मुझे लेना पड़ेगा स्टेनलेस स्टील, यानी मुझे लेनी पड़ेगी स्टील, यानी स्टेनलेस स्टील के चुंबक बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी धारणशीलता ज़्यादा होती है। पहले उन्हें प्रणालिका में रख के चुंबक बना लेते हैं, उनकी बाद में उनमें ज़्यादा चुंबकत्व रहता है। ठीक, इसलिए स्टेनलेस स्टील के चुंबक। नरम लोहे में चुंबक धारणशीलता कम होती है और उसकी निग्राहिता भी कम होती है। स्टेनलेस स्टील की भी ये कम होती है, लेकिन उसकी धारणशीलता ज़्यादा होती है। पर नरम लोहे की बात करें तो ये धारणशीलता भी कम होती है और ये निग्राहिता भी कम होती है। इसलिए नरम लोहे को वहाँ लगाया जाता है जहाँ बार बार चुंबकीय क्षेत्र हटाना पड़े, लगाना पड़े, उसकी बार बार दिशा बदलनी पड़े, यानी ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के अंदर कैसा लोहा लगेगा, नरम लोहा लगेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर की बॉडी में बार बार चुंबकीय क्षेत्र बदलता है प्रत्यावर्ती धारा की वजह से। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में जो क्रोड है उसमें भी नरम लोहा लगेगा, क्योंकि उसकी चुंबकीय धारणशीलता कम होती है। उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बार बार बदलता रहता है। जहाँ जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लोहे में बार बार बदलना पड़े वहाँ क्या लगाओगे, कम धारणशीलता का लोहा। और जहाँ पर तुम्हें परमानेंट चुंबक बनाना पड़े, यानी तुम्हें चुंबक एक बार बना के सालों साल चलाना हो, वहाँ क्या लगाओगे, स्टील, अधिक चुंबकीय धारणशीलता का पदार्थ लगाओगे। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, यानी अधिक धारणशीलता वाला कहाँ लगाना है, जहाँ परमानेंट चुंबक हो। और किसकी होती है ये अधिक धारणशीलता, स्टील की होती है। नरम लोहा कहाँ लगाओगे, ट्रांसफार्मर में, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में, जहाँ धारणशीलता लोहे की कम होती है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र बार बार लगाना हटाना पड़ता है, बार बार उसका मान शून्य करना पड़ता है, वहाँ। ठीक, यानी जहाँ पर तुम्हें टेम्परेरी मैग्नेट बनाना हो, टेम्परेरी कुछ समय के लिए, वहाँ क्या करोगे, चुंबक धारणशीलता कम रखोगे। और जहाँ तुम्हें परमानेंट मैग्नेट बनाना हो वहाँ क्या करोगे, चुंबकीय धारणशीलता अधिक रखोगे। नरम लोहे की चुंबकीय धारणशीलता कम होती है और सख्त लोहे की यानी स्टेनलेस स्टील की चुंबकीय धारणशीलता अधिक होती है। ठीक, यानी जहाँ याद हो गया होगा सारा, अब तक तो पक्का रट्टा लग गया। ठीक है, ओके, डन हो गया। ठीक है, याद आ गया। चलिए अब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और है, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। ये 10वीं क्लास में आप पढ़ चुके हैं। इन्होंने बात की है स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक। तो स्थायी चुंबक तो आपने देख लिया, दो तरीके से है। एक स्थायी चुंबक वो है जो ज़मीन से प्राप्त होता है, धरती से प्राप्त होता है। एक स्थायी चुंबक वो है जो स्टील से बनेगा, जिसकी चुंबक धारणशीलता अधिक होगी। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट उसे बोलते हैं बस जो प्रणालिका में धारा पास करने से जो चुंबकीय क्षेत्र बनाया होता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ठीक, अब उसमें नरम लोहा रख दें तो उसका मान बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब सिर्फ है बिजली से बना हुआ चुंबक, और वो क्या है, प्रणालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, यानी प्रणालिका जो होती है
वो क्या होती है, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र बनाती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, और अगर तुम्हें परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो क्या, परमानेंट मैग्नेट किसका बनेगा, तुम्हारा स्थायी चुंबक किसका बनेगा, स्टेनलेस स्टील का बनेगा, जिसकी चुंबकीय धारणशीलता अधिक होती है। इन दो बातों पर विचार है 5.5.7 के बिंदु पर। ठीक, बस चैप्टर तुम्हारा खत्म हो चुका है, बाकी छोटी मोटी बातें इसमें दे रखी हैं। एक नर्म लोह क्रोडयुक्त प्रणाली का विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करती है। नर्म लोहा, अगर नरम लोहा लगा रखा है तो क्या विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार कर सकता है, इसमें धारा पास करते हैं। ठीक, तो ये चुंबक की तरह काम करता है। अगर आप तुम्हें स्थायी चुंबक चाहिए तो तुम्हें स्टेनलेस स्टील का अधिक धारणशीलता का बनाना पड़ेगा। बात पक्की हो गई। ठीक, तो ये चैप्टर तुम्हारा निमट गया। अब चलेंगे एनसीईआरटी के हल और अभ्यास में भी जो है वही सबसे पहले सवाल हैं 1, 5, 5, 1, 2, 3, 4 ये सवाल हैं। पहले एक एक सवाल में 6, 7 सवाल हैं। पहले 2 सवाल बहुत बड़े हैं। चलिए लेते हैं, अगली क्लास में शुरू करते हैं। ठीक है।